दोस्तों, जेब में नहीं है चाराने और चले हैं यूएस और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए, है ना। मतलब जेब में नहीं है चाराने और चले हैं बारात जिमाने। ये कहावत जो है आपने सुनी होगी। यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पाकिस्तान ने कहा कि मैं इसमें मीडिएशन करता हूं, इस युद्ध को खत्म करता हूं। लेकिन एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई, उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फूड क्राइसिस अभी चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट 6% से ऊपर जा चुकी है। महंगाई की दरें बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं, जिसको पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ। आज पाकिस्तान ब्रोकर पीस बिटवीन यूएस एंड ईरान। पाकिस्तान जो है वो यूएस और ईरान के बीच में एक पीस टॉक करवाने तो जा रहा है, लेकिन फूड इनसिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जिसमें कई रीजंस हैं। क्लाइमेट रीजन भी है और जियोपॉलिटिकल रीजन भी उसके अंदर इंक्लूड है। बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि आखिरकार पाकिस्तान इस कंडीशन में पहुंच कैसे गया। मैं आपको यह बताता हूं कि इस वर्ष 2026 के अंदर चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे पूरे विश्व का कोई भी देश हो, 2026 में अगस्त से लेकर नवंबर या दिसंबर तक महंगाई अपने पीक पर होगी। महंगाई जो है वो अपने पीक के ऊपर होगी, जहां पर एक आम इंसान की पहुंच से बहुत सी चीजें जो है वो बाहर निकलने वाली हैं, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर वो रहेगी ही नहीं। उसके पास में वो जेब में पैसा नहीं रहेगा जिससे वो चीज खरीद पाए, उस वस्तु को खरीद पाए, क्योंकि वो महंगाई की जो दर है वो बढ़ जाएगी अगर इस तरीके से ही जियोपॉलिटिक्स चलती रही। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान उन कंट्रीज के अंदर शामिल हो गया जो कि फूड को लेकर इनसिक्योर हैं, है ना। फूड को लेकर इनसिक्योर हैं। 2026 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस इसको रिलीज किया गया। देश के मतलब पूरे विश्व के उन तमाम 10 देशों की लिस्ट, टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट रिलीज की गई, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश, सूडान, अफगानिस्तान, ये तमाम देश, यमन वगैरह वो शामिल हैं। डॉन जो कि पाकिस्तान का न्यूज एजेंसी है, न्यूज आउटलेट है, उसने कहा 11 मिलियन पीपल, लगभग आप मान सकते हैं 1 करोड़ 10 लाख जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं 2025 से। ये बहुत बड़ा नंबर है। 1 करोड़ 10 लाख लोग जो कि फूड इनसिक्योरिटी से वहां पर जूझ रहे हैं। इनमें से लगभग 9.3 मिलियन लगभग 93 लैक्स जो कि क्लासिफाइड है अंडर क्राइसिस, मतलब वो संकट से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी से। 1.7 जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। भाई अब जो है कुछ इनका करना ही होगा, इस कैटेगरी के अंदर उनको रख दिया गया है। और पाकिस्तान का ध्यान है कि मैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो पावरफुल देश हैं वहां पर मैं बन चलूं, है ना। हंगर इंडेक्स के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज के अंदर शामिल हो चुका है। तो पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े खराब हैं इन्फ्लेशन को लेकर। आज जो मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग भारत के अंदर खरीदते हैं, उसका लगभग आप मान के चलिए कि 5 से 10 गुना तक दाम आज पाकिस्तान के अंदर है। जो वेजिटेबल्स हम लोग इंडिया में खरीदते हैं, मान लीजिए कि किसी वेजिटेबल की कीमत 100 रुपए है, वही पाकिस्तान के अंदर 450 रुपए केजी है। और ये जो भीड़ आपके पीछे दिखाई दे रही है कटोरे लेकर, इनके कटोरों में कुछ भी नहीं है, खाली पड़े हैं कटोरे, क्योंकि बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। फूड इनसिक्योरिटी इतनी जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। अब यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का जो टॉपिक था वो ये था कि फ्लड्स, ड्रॉट एंड इनसिक्योरिटी ड्राइव एक्यूट हंगर फॉर 7.5 मिलियन इन पाकिस्तान। और इसको यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली रिलीज किया है। एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें खास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अलग से आर्टिकल लिख दिया गया कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ क्यों, पाकिस्तान के अंदर आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। बहुत सारे रीजन जो हैं वो बताए जाते हैं। यूएन ने भी अपने अपने रीजन बताए, जैसे मानसून फ्लड इंपैक्ट्स वहां पर हुए, बारिश हुई और बारिश के कारण बाढ़ जो है वहां पर आई, फसलें बर्बाद हो गई। या तो बारिश हुई नहीं, और हुई तो इतनी हुई कि वहां पर फूड क्राइसिस तक उनको फेस करना पड़ा और लोग जो थे वहां से डिस्प्लेस्ड हो गए।
लोकलाइज जितने भी लोग थे उन्होंने अपने घरों को चेंज कर लिया और उन्होंने अपने गंतव्य जो है वो पकड़ लिए। लाइवलीहुड्स रिड्यूस, प्रोडक्शन, मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, मार्केट का जो बैलेंस था वही खराब हो गया। साथ ही के अंदर लीन सीजन्स, रिड्यूसिंग फार्म लेबर। अब जब लोग ही नहीं रहेंगे वहां पर तो लेबर जो है वो कहां से आएगी। हार्श विंटर कंडीशंस, विंटर की जो कंडीशंस है वो काफी हार्श हो गई। और परचेसिंग पावर एक आम इंसान की वो कहीं हद तक कम हो गई। मार्केट डिपेंडेंस, प्राइस वॉलेटिलिटी एंड वहां पे क्या हो गया, इन्फ्लेशन की जो रेट है वो अबाउ 6% के ऊपर चली गई। महंगाई दर जो है वो 6% के ऊपर चली गई। मतलब आप ये मान सकते हैं कि कोई भी सामान मुझे 100 रुपए का मिलता है तो अब वो 106 का मिलेगा। और ये इजाफा केवल एक में नहीं, हर जगह जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है, हर प्रोडक्ट के ऊपर वो इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से ये इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंपैक्ट कर रही है। और पाकिस्तान के अंदर हालात देखते हैं। रही कई कसर बलूचिस्तान ने पूरी कर दी। देखिए, बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जहां से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेक्टर। यहां से बलूचिस्तान से सबसे ज्यादा क्या मिलता है, उसको रेवेन्यू मिलता है। लेकिन बलूचिस्तान आप देखिए, बलूचिस्तान आज पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता है। बलूचिस्तान ये कहता है कि भाई आप बजट का सारा पैसा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वहां पर खर्च करते हैं, बलूचिस्तान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जबकि बलूचिस्तान से लेने के लिए सब कुछ है। और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, क्राइसिस जो हो रहा है, उसका 25% जो पीपल इंपैक्ट है वो बलूचिस्तान का है। तो बलूचिस्तान प्रोविंस हैड द हाईएस्ट प्रोपोर्शनल बर्डन with 25% of the analyzed population at least high level of the food insecurity। और ये बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। रिसेंटली मैंने कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था चाबहार पोर्ट का। तो चाबहार पोर्ट जो है वहां से इंडिया अपने स्टेक्स को वापस विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। और वो चाबहार पोर्ट बलूचिस्तान के कहीं ना कहीं नजदीक है। तो बलूचिस्तान के अंदर जब जब कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसका इल्जाम भारत के ऊपर लगाया जाता है कि भारत जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है किसको, बलूचिस्तान को। तो बलूचिस्तान ने क्या कुछ नहीं दिया है पाकिस्तान को। और आज देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा भुखमरी है। एक भूख जो होती है वो इंसान को अपराध करने की तरफ भी लेके जाती है। पाकिस्तान के अंदर जब फ्लड आई तो पाकिस्तान के पास में कोई भी इसके इंतजामात नहीं थे। मैं कई बार ये प्रश्न जो है ढूंढता हूं इसका आंसर कि भारत के अंदर भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है क्या। देखिए, भारत के अंदर हो सकता है, लेकिन नहीं होने के चांस मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि भारत इंडिया के अंदर फूड ग्रेन्स के मामले में इंडिपेंडेंट कंट्री है। आज कोविड-19 जब हुआ था उस समय हमने कहीं से भी फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे देश के अंदर फल, सब्जियां ये बहुत होती हैं। गेहूं की पैदावार खूब होती है क्योंकि हमने एग्रीकल्चर उसके ऊपर फोकस किया। आज हमारे देश के अंदर भूमि बंदोबस्त के इतने जबरदस्त प्लान्स बने हुए हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को आप कमर्शियल के अंदर इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि फूड क्राइसिस होना बहुत बहुत रेयर होगा। तो जो कंट्रीज फूड ग्रेन्स को लेकर दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड थे, जैसे श्रीलंका के अंदर जो फूड ग्रेन्स आते थे वो आते थे यूक्रेन से, मिडिल ईस्ट से। लेकिन जैसे ही कोविड-19 लगा सब कुछ ब्रेकडाउन हुआ, इन्फ्लेशन रेट वहां पर हाई हुई और यहां तक कि राष्ट्रपति को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। यह शायद आपको पता होगा। लेकिन भारत के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट है कम से कम इन मामलों में। 1966 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए। ये सब, इन सब का रिजल्ट ये है कि हम लोग अपनी जरूरतों के लिए आज आत्मनिर्भर हैं। चाहे वो बाढ़ के हालात हो, भले ही हम कुछ दिन के लिए परेशान होंगे, लेकिन हम लोग जो है उससे निपट लेंगे। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे देश के अंदर जो रिफ्यूजीज हैं वो भी बहुत हद तक आते हैं, चाहे फिर वो अफगानिस्तान से आते हो, ईरान से आते हो। बहुत सारे रिफ्यूजीज आज पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे देश के अंदर लगभग 7 से 8% जो लोग पॉपुलेशन है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो अफगानिस्तान से
डिस्प्लेस्ड होकर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, हमको रोकने की कोशिश करते हैं। कई बार भारत के अंदर जब रिफ्यूजीज का मामला आता है, रोहिंग्या का मामला आता है कि भारत आखिरकार शरण क्यों नहीं देता है। भारत तो ह्यूमैनिटी के बड़े बड़े कशीदे पढ़ता है, लेकिन भारत आखिरकार जो शरणार्थी हैं इनको ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर क्यों एंट्री नहीं देता है। ये वजह है उनकी। आज हर भारतीय को समझ लेना चाहिए कि जब भी वो किसी टॉपिक के ऊपर बात करे तो इस बात को जरूर दिमाग में रखे कि शरणार्थी भले ही भारत में आ रहा हो, लेकिन उसके लिए वो प्रॉपर इंतजाम हो हमारे पास में, तभी उसको एंट्री देनी चाहिए, नहीं तो बाहर से उसको चलता बनता कर देना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों की घुसपैठ जो है जबरदस्त होती है। पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां तक कि बांग्लादेशी हरियाणा के अंदर, एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर आपको बांग्लादेशी मिल जाएंगे, क्योंकि चोरी छिपे एंट्री लेते हैं। आप सोचकर देखिए कि जब इंसान ही एंट्री ले रहा है तो फिर स्मगलिंग, ड्रग्स, गोल्ड स्मगलिंग वो क्यों नहीं हो सकती है? वो तो और भी लार्ज स्केल पर होगी। इसीलिए बात यह है कि जब तक हम लोग इनको रोकेंगे नहीं, ये जो स्मगलिंग वगैरह होती है, शरणार्थी जो होते हैं इनको इजीली एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। आज अमेरिका ने मैक्सिको के ऊपर क्यों अपने प्रतिबंध लगाए? क्योंकि मैक्सिको से बहुत सारे लोग पलायन करके अमेरिका के अंदर आ रहे थे, वहां की चमक धमक उनको बुला रही थी। आज अमेरिका कनाडा के ऊपर, कनाडा की जो बाउंड्री है वहां पर क्यों फेंसिंग नहीं करता? क्योंकि अमेरिका को पता है कि कनाडा हैज टू पावर टू इक्वल टू यूएसए, वहां पर एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए कनाडा से यहां पर आने की जरूरत ही नहीं है। कोई रोजगार के लिए वो कनाडा से आएगा ही नहीं यूएसए के अंदर। ठीक है, अब यूएन के अंदर IFAD, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के प्रमुख अल्वारो लारिया ने स्पष्ट किया कि हम केवल अस्थायी झटके नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक स्थायी रूप से आगे जो है हम लोग वैश्विक स्थिरता, मतलब आगे जाकर हम लोग एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाले हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे तनाव की स्थिति को और गंभीर कर दिया। यदि मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में युद्ध आज भी रुक जाए तो भी अगले 6 महीने तक पूरी दुनिया को फूड प्रोडक्ट्स को कीमतें जो है उसकी उछाल और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आज भी युद्ध रुक जाता है तो भी अगले 6 महीने उसको परेशानी में गुजारने पड़ेंगे। तो समझ रहे हैं आप कितनी प्रॉब्लम्स, कितना इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और भारतीय जाना जाता है अपनी सेविंग्स के लिए, इसीलिए मैं आज हर भारतीय को संदेश देना चाहूंगा कि अपनी सेविंग्स को बढ़ाना शुरू कर दीजिए लाइफ लॉन्ग के लिए, जो कि हमारा ट्रेडिशन रहा है। 2008 की जो मंदी थी उस समय हम लोग बचे रहे सेविंग्स के कारण, कोविड में हम लोग बचे रहे सेविंग्स के कारण, और आगे भी हम लोग बचे रहेंगे सेविंग्स के कारण। ठीक है, चलिए दोस्तों, डीप वर्क का ये कोर्स 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं। डीप वर्क मतलब अपने काम करने के तरीके को आप कैसे बदल सकते हैं जिससे रिजल्ट्स आपके सामने हो। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज, ये चैलेंज आप लेते हैं तो आप सोचकर देखिए कि 175 डेज तक लगातार आप एक ही चीज को हिट करते हैं तो आप कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, है ना? जरूर पहुंचेंगे, लगातार उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं और एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।